ईयर टू ऑल ऑफ स्टूडेंट BA फर्स्ट ईयर में। आज का टॉपिक है हमारा शक्ति प्रबंधन। शक्ति प्रबंधन किसी के विभिन्न क्रियाओं को करने में विभिन्न मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दिन या सप्ताह में कुछ समय ऐसा आता है जब गृहिणी को एक साथ अनेक कार्य संपन्न करने पड़ते हैं। पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ऊर्जा का प्रबंधन करना अति आवश्यक होता है। ऊर्जा व्यवस्थापन एवं लक्ष्य के संबंध में अपने विचार इस तरह व्यक्त करना कि अधिक ऊर्जा का व्यय न हो। और शक्ति व्यवस्थापन का अर्थ सुविधाजनक एवं संतोषपूर्ण तरीके से कार्य संपन्न करना ताकि थकान उत्पन्न न हो। साथ ही कार्यकर्ता को मनोरंजन, विश्राम एवं अन्य क्रियाकलापों को करने के लिए भी शक्ति बचत मिले। होता है पारिवारिक जीवन की विभिन्न अवस्थाएं। पारिवारिक जीवन की विभिन्न अवस्था में प्रथम अवस्था, दूसरी एवं तीसरी अवस्था, चौथी अवस्था और पांचवी अवस्था। पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में शक्ति मांग किस प्रकार होती है? पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में कितनी ऊर्जा व्यय होती है, इस पर अब तक शोध कार्य नहीं किए गए। समय व्यवस्थापन पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में समय की मांग का विस्तृत उल्लेख अवश्य किया है। पारिवारिक जीवन चक्र को जिस अवस्था में समय की मांग अधिक रहती है, उस अवस्था में शारीरिक मांग की भी आवश्यकता अधिक होती है। पारिवारिक चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में ऊर्जा मांग निम्नानुसार होती है, जिनमें आता है पहला हमारा प्रथम अवस्था। पारिवारिक जीवन चक्र की प्रथम अवस्था में केवल नवदंपति यानी नवविवाहित लोग होते हैं, जिनके पास पर्याप्त समय रहता है। समय की विशेष मांग नहीं होती, अतः शक्ति मांग भी कम रहती है। परंतु यदि पति पत्नी दोनों नौकरी करने जाते हैं तथा घर बाहर के कार्यों को स्वयं ही निपटाते हैं, तब शारीरिक एवं मानसिक शक्ति की अधिक जरूरत होती है। प्रथम अवस्था में वो है शक्ति मांग कम प्रथम अवस्था में शक्ति की मांग कम होती है। प्रथम अवस्था में शक्ति मांग कम होती है। अब आता है दूसरी एवं तीसरी अवस्था। इस अवस्था में पति पत्नी के अलावा बच्चों का आगमन हो जाता है। परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ जाती है। जब बालक छोटे रहते हैं तब उनकी लालन पालन, देख रेख, खिलाने पिलाने, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि में अधिक शक्ति व्यय होती है, क्योंकि छोटे बालक पूर्णतः माता पिता पर आश्रित रहते हैं यानी निर्भर रहते हैं, और उनका प्रत्येक काम, जो बच्चों का प्रत्येक काम होता है, वह माता पिता व घर के अन्य सदस्यों को ही करना होता है। दूसरी और तीसरी अवस्था में शक्ति मांग अधिक होती है। दूसरी एवं तीसरी अवस्था में शक्ति मांग अधिक होती है। चौथी अवस्था में बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु महाविद्यालय जाने लग जाते हैं। अब वे माता पिता पर आश्रित न होकर के स्वावलंबी बन जाते हैं। साथ ही वे पारिवारिक एवं घरेलू क्रियाओं को करने में भी सहयोग करते हैं। अतः गृहिणी का कार्यभार थोड़ा हल्का हो जाता है। परिणामतः शक्ति मांग थोड़ी कम हो जाती है। गृहिणी चाहे तो घरेलू क्रियाओं के अतिरिक्त अन्य क्रियाओं को भी कर सकती है, जैसे धर्म सभा में भाग लेना, पूजा पाठ करना, स्कूल में निःशुल्क पढ़ाना आदि। चौथी अवस्था में शक्ति मांग थोड़ी कम हो जाती है। चौथी अवस्था में अब आता है इसके अंतर्गत ही पांचवी अवस्था है। पारिवारिक जीवन चक्र की यह संकुचित अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे आत्मनिर्भर हो जाते हैं, उनकी शादियां हो जाती है। अब वे या तो माता पिता के घर छोड़कर अपना अलग घर बसा लेते हैं अथवा माता पिता के साथ ही रहते हैं। गृहिणी भी अब इस अवस्था में बद्ध हो जाती है। उसकी शारीरिक शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होने लग जाती है। वह चाहकर भी अधिक कार्य नहीं कर पाती, अतः उसे अधिक आराम की जरूरत होती है। अतः वह शक्ति को संचय करके रखना चाहती है। इस प्रकार संपूर्ण पारिवारिक जीवन चक्र में शक्ति की मांग घटती व बढ़ती रहती है। पांचवी अवस्था में कम शक्ति मांग होती है और शक्ति संचय की आवश्यकता इस अवस्था में अधिक होती है। अब आता है हमारा
गृह निर्माण की विभिन्न क्रियाओं की शक्ति मूल्य। गृह निर्माण में कौन कौन से कार्य होते हैं जिनका शक्ति मूल्य कितना है? मानसिक प्रयास, शारीरिक प्रयास, पद प्रयास, चक्षु प्रयास और मोड़न प्रयास। जिसमें पहला आता है हमारा मानसिक प्रयास। घरेलू क्रियाओं को संपन्न करने के लिए न केवल शारीरिक प्रयास एवं ताकत की जरूरत होती है बल्कि मानसिक प्रयास भी करने पड़ते हैं, जैसे सोचना, विचारना, तर्क करना, निर्णय करना, आयोजन करना, वार्तालाप करना आदि। अनेक शारीरिक क्रियाओं को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए मानसिक प्रयास करने पड़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा सेकंड पॉइंट, शारीरिक प्रयास। अनेकानेक क्रियाओं को करने के लिए शारीरिक प्रयास करने होते हैं, जैसे बर्तन धोना, वस्त्र धोना, प्रेस करना, मेज साफ करना, बिस्तर झाड़ना, झाड़ू पोंछे करना लगाना आदि कार्यों को करने हेतु गृहिणी को उठाना, पकड़ना, ले जाना, फैलाना, समेटना, खींचना, धकेलना, दबाना आदि कार्य करने पड़ते हैं। जिसमें उसे शारीरिक प्रयास करना पड़ता है। अगला आता है हमारा पद प्रयास। खड़ा होना, दौड़ना, हिलना, चलना, उठना, बैठना आदि क्रियाएं पद प्रयास के अंतर्गत आती हैं। अगला आता है हमारा इसी के क्रियाओं का शक्ति मूल्य के अंतर्गत चौथा पॉइंट आता है हमारा चक्षु का प्रयास। चक्षु प्रयास क्रियाओं को कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए चक्षु प्रयास भी करना पड़ता है। भले ही गृहिणी को इस क्रिया के प्रति बहुत अधिक सजग नहीं रहना पड़ता। नेत्र संचालन, देखना, समायोजन स्थापित करना आदि गतिविधियां चक्षु प्रयास के अंतर्गत आती हैं। अगला आता है हमारा मोड़न प्रयास। खेतीबाड़ी के काम करना, जैसे धान रोपना, निराई गुड़ाई करना, सिंचाई करना, बोझ उठाना, फसल काटना, बागवानी आदि कार्यों को संपन्न करने के लिए उठ बैठ करनी पड़ती है। और शरीर के शरीर की जो विभिन्न अंग हैं उनको विभिन्न अंगों को कुछ अंश तक मोड़ना, फैलाना, झुकाना आदि करना पड़ता है। झुकाना, मोड़ना, घुटनों के बल बैठना, उठना आदि क्रियाएं मोड़न प्रयास के अंतर्गत आती हैं। मानसिक प्रयास के अंतर्गत सोचना, विचारना, तर्क करना, चिंतन करना, विश्लेषण करना, निर्देशन देना, वार्तालाप करना, निर्णय करना आदि मानसिक प्रयास के अंतर्गत आती हैं। शारीरिक प्रयास के अंतर्गत पहुंचना, फैलाना, समेटना, लिखना, उठना, खींचना आदि क्रियाएं शारीरिक प्रयास के अंतर्गत आती हैं। अगला आता है हमारा पद प्रयास। पद प्रयास के अंतर्गत हमारा चलना, हिलना, डुलना, खड़े होना आदि पद प्रयास के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट हमारा चक्षु प्रयास। चक्षु प्रयास के अंतर्गत नेत्र का संचालन, पलक झपकाना, देखना, खोजना, निरीक्षण करना, दूरी तथा प्रकाश की स्थिति में समायोजन स्थापित करना वो होता है चक्षु प्रयास के अंतर्गत। अब आता है हमारा मोड़न क्रिया में। अगला हमारा मोड़न प्रयास। मोड़न प्रयास के अंतर्गत हमारा आता है झुकना, उठना, बैठना, एड़ी केवल बैठना, घुटनों केवल बैठना, जो कि मोड़न प्रयास के अंतर्गत आता है। मोड़न प्रयास के अंतर्गत जो कि है विभिन्न क्रियाओं का शक्ति मूल्य के अंतर्गत आते हैं। शारीरिक प्रयास, मानसिक प्रयास, पद प्रयास, चक्षु प्रयास और मोड़न प्रयास। अब आता है हमारा अगला इसी के अंतर्गत थकान। लगातार काम करने से थकान होना स्वाभाविक है। घरेलू क्रियाओं को संपन्न करने में अधिक थकान उत्पन्न होती है तथा कुछ क्रियाएं बिना थके भी कुछ क्रियाएं संपन्न हो जाती हैं। अब आता है थकान के कारण। थकान उत्पन्न करने के प्रमुख कारण होते हैं बाहरी कारण और आंतरिक कारण। पहला आता है बाहरी कारण। अत्यधिक शोर, भीड़ भाड़, अशुद्ध वायु, अनुपयुक्त कार्य क्षेत्र, अपूर्ण प्रकाश, अत्यधिक उत्तेजना आदि कारणों में थकान उत्पन्न हो जाती है, जो कि बाहरी थकान के कारण होता है। अब आता है थकान के कारणों में हमारा अगला आंतरिक कारक। थकान न केवल बाहरी कारकों के कारण होती है बल्कि कई आंतरिक कारकों के कारण भी होती है, जैसे रोगग्रस्त का होना, पेट में दर्द होना, दृष्टिकोण आदि आंतरिक थकान के प्रमुख कारण है। और थकान के प्रकार। थकान के प्रकारों को दो प्रकार से बांटा गया है, शारीरिक थकान और मानसिक थकान। शारीरिक थकान लगातार घरेलू क्रियाओं को करने में धीरे धीरे शारीरिक शक्ति कम होने लगती है तथा व्यक्ति की कार्य क्षमता घटने लग जाती है। शारीरिक थकान वह शारीरिक स्थिति होती है जो पूर्व में किए गए कार्यों के कारण वर्तमान में जो काम करने की क्षमता को कम कर देती है तथा थकान उत्पन्न
हो जाती है। किसी कार्य को करने के बाद पुण्य शक्ति प्राप्त करना आवश्यक होता है। पेशियों की जो थकान होती है वो अर्गोमीटर नामक यंत्र के द्वारा मापी जाती है। अर्गोमीटर यंत्र के द्वारा मापी जाती है। अब आता है मनोवैज्ञानिक थकान या अधिकतर घरेलू क्रियाओं को संपन्न करने वाली थकान को मनोवैज्ञानिक थकान कहते हैं। यानी अधिकतर जो भी घरेलू क्रियाएं होती हैं उनको संपन्न करने के बाद जो थकान होती है वो मनोवैज्ञानिक थकान कहलाती है। इस प्रकार की थकान में व्यक्ति को किसी विशेष कार्य के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है। मनोवैज्ञानिक थकान को भी 2 भागों में बांटा गया है, नीरस थकान और कुंठाजन्य थकान। नीरस थकान व्यक्ति को किसी काम के प्रति अनाकर्षण, अरुचि एवं घृणा उत्पन्न हो जाती है। यदि उसे कोई दूसरा काम दिया जाता है तब वह काम को बिना थके पूरा कर लेता है। जैसे लगातार पढ़ने या लिखने से नीरस थकान उत्पन्न हो जाती है। यदि पढ़ाई छोड़कर व्यक्ति किसी और कार्य को करने लगता है तो उसे थकान का अनुभव नहीं होता और कार्य जल्दी संपन्न हो जाते हैं। यह आता है नीरस थकान के अंतर्गत। सेकंड इसी के अंतर्गत कुंठाजन्य थकान। कुंठाजन्य थकान मानसिक थकान है। व्यक्ति योजना अनुसार कार्य नहीं कर पाता अथवा लक्ष्य की प्राप्ति के बारे में उसे बार बार असफलताएं मिलती रहती हैं। लक्ष्य की प्राप्ति न होने के कारण व्यक्ति निराश एवं कुंठित हो जाता है। इसे ही कुंठाजन्य थकान कहते हैं। जैसे अनुभव की कमी का होना, बार बार लक्ष्य प्राप्ति में असफलता का होना। होता है थकान के लक्षण। थकान के लक्षणों में पहला आराम, यानी काम करके आराम करने का लक्षण। कार्य क्षमता में कमी का होना, बार बार गलतियाँ होना, ये थकान के प्रमुख लक्षण है। जिनमें शक्ति प्रबंधन में शक्ति व्यवस्थापन का अर्थ पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में प्रथम अवस्था में शक्ति की मांग कम हो जाती है और दूसरी और तीसरी अवस्था में शक्ति मांग अधिक होती है और चौथी अवस्था में शक्ति मांग फिर से कम हो जाती है। 5वीं अवस्था में वृद्ध हो जाते हैं जिससे वह शक्ति मांग तो कम होती है लेकिन उस शक्ति को बचा के रखना होता है। क्रियाओं का शक्ति मूल्य में मानसिक प्रयास, शारीरिक प्रयास, पद प्रयास, चक्षु प्रयास और मोड़न प्रयास। फिर थकान यानी लगातार किसी कार्य को करते रहना थकान के अंतर्गत आता है। थकान के कारण मानसिक थकान होती है और मनोवैज्ञानिक थकान होती है। फिर मनोवैज्ञानिक प्रकार में नीरस थकान, कुंठाजन्य थकान और थकान के प्रमुख लक्षण।